नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे उत्पादन के लिए अरहर की फसल में जरूरी कार्य। नए फल उद्यानों की देखरेख करना है जरूरी। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई अरहर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था के लिए खेतों में खड़ी है और इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, उसके लिए फसल का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना जरूरी है। तो आप अरहर की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्य को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजराज सिंह कंसाना। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम अरहर की फसल के बारे में बात करेंगे। अरहर एक महत्वपूर्ण दाल की फसल है और अरहर को सभी लोग पीली दाल के रूप में भी कुछ लोग जानते हैं, बाकी तुअर की दाल के नाम से भी लोग बाग जानते हैं। अरहर की फसल में कई समस्याएं देखने को मिलती हैं जिनका अगर अपन ध्यान नहीं रखें तो उससे हमारी जो फसल है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है खरपतवार नियंत्रण। चूँकि अरहर बड़ी फसल है और उसके बीच में 45 से 60 सेंटीमीटर का गैप दो लाइन के बीच में होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यांत्रिक खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग करके हम अपने खेत में खरपतवारों को नियंत्रित कर लें। इसके लिए व्हील हो का प्रयोग करके या कोई भी दूसरा हो जो बाज़ार में उपलब्ध है, आपके पास नज़दीकी आसानी से उपलब्ध है, उसका प्रयोग करके हम खरपतवारों को नियंत्रित कर लेते हैं। तो अरहर की फसल के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। हम अगर सबसे पहला चीज़ है, क्योंकि ये लंबे समय की फसल है, तो इसमें हमें जल प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बरसात के बाद की स्थिति में उसमें एक आध पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर बरसात के मौसम में भी लंबा ड्राई स्पेल देखने को मिल रहा है, तो उस अवस्था में चूँकि पौधा हमारा छोटा होता है, उसको पानी की कमी के कारण समस्या हो सकती है। तो हमें जब लंबा ड्राई स्पेल 15 दिन से या 20-25 दिन का गैप है दो बरसात के बीच में, तो हमें एक जीवन रक्षक सिंचाई की व्यवस्था आवश्यक रूप से करनी चाहिए। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही, साथ ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अरहर की फसल में इनके साथ साथ कुछ कीड़े भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। खासकर फल मक्खी जो है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से लगती है और उसके कारण से हमारी फसल जो है वो पूरी तरीके से कई बार 70-80% तक नष्ट हो जाती है और जो पॉड फ्लाई है वो
फली में उसको अंदर से खोखला कर देती है और ख़त्म कर देती है। तो इसके लिए हमें आवश्यक रूप से तैयार रहना चाहिए और हमें अपने खेत में फल मक्खी का प्रकोप देखते ही उसमें आपका जो इंसेक्टिसाइड है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। इमामेक्टिन बेंजोएट जो दवा है उसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका प्रोफेनोफास का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे अपन 2 से 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर में 500 से 600 लीटर घोल का स्प्रे अगर अपन करते हैं तो आसानी से इस कीड़े को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर हमें आवश्यकता लगती है तो 8 से 15 दिन बाद इसी स्प्रे को एक बार रिपीट भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारित करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। इसके साथ ही साथ अरहर की फसल में येलो मोज़ेक भी देखने के लिए मिलता है और ये एक वायरल डिजीज़ है जो रस चूसक कीटों से सेकेंडरी स्प्रेड के रूप में पूरे खेत में फैलता है। तो हमें कोई सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में 500 से 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के दर से अगर प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल में इसका जो नुकसान है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। जवान को अगवा कर हत्या की, तोयनार थाने में पोस्टेड था जवान। सुकमा में कोंडरे गांव के मुसलपारा में 3 किलोमीटर तक घाट पर मरीज को ढोया गया। इलाके के विकास के दावों की खुली पोल। पूर्वा कलेक्टर कार्यालय में खुदकुशी की कोशिश, मामले में बड़ी कार्रवाई, 12 लोगों ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई फलदार पौधों का बगीचा लगाकर अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी नए फल बाग में लगाए हैं तो आने वाले समय में अधिक फल उत्पादन के लिए इस समय कौन कौन से कार्य को करने की जरूरत है, इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ग्राम बमहोरी कलाम, जिला सागर के प्रगतिशील किसान सत्यजीत सिंह से। जहाँ पे आप ये प्लांटेशन देख रहे हैं पूरा, और क्योंकि ये बारिश का मौसम है, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और काफ़ी दिनों तक बारिश हुई है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये 2 साल से 2.5 साल उम्र के पेड़ हैं हमारे यहाँ, और विभिन्न प्रकार के विभिन्न किस्मों के पेड़ हैं। इसमें संतरा भी है, चीकू है, नींबू है, कीनू है, साथ में शहतूत है, अमरूद है, आम है, अनार है, और लगभग यहाँ पे 15 से 20 प्रकार के फलों के पेड़ हैं।
करौंदा भी है। तो ऐसे समय में फलदार वृक्षों की सुरक्षा और उनका रखरखाव एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि जो थाले होते हैं उनमें पानी भर जाता है और वो पानी फिर आगे पेड़ों की जड़ों को सड़ा देता है। तो इसीलिए बारिश के मौसम में हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जल निकासी की एक पर्याप्त व्यवस्था हो और थालों में से हम पानी की निकासी देखते रहें और पानी की निकासी करते रहें। नए लगाए गए पौधों में पानी की अधिकता और कमी दोनों ही नुकसान करते हैं, अतः जरूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए। पानी की जरूरत भूमि के प्रकार और मौसम के ऊपर निर्भर रहता है। पहली सिंचाई यदि वर्षा न हो तो पौधे लगाने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। इसके बाद जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। और साथ साथ में क्योंकि बाढ़ बहुत तेजी से होती है और उसका तना पतला होता है, तो हमको उसको सहारा भी देना पड़ता है हमारे पेड़ों के लिए। पौधों को सहारा देना, नए लगाए गए पौधों को बांस या लकड़ी लगाकर सहारा देना चाहिए, जिससे वह तेज हवा से टूटे नहीं। कलमी पौधों में इस तरह की सुरक्षा की अधिक जरूरत होती है। इसके रखरखाव के लिए एक तो जब चारों तरफ हमारे घास उगाती है थालों के, तो जो हम पोषक तत्व हमारे पेड़ों के लिए डालते हैं वो पोषक तत्व घास फूस ले जाते हैं। थाले को साफ करके जो हमारा अधिकतम पोषक तत्व जो हम गोबर का खाद डालते हैं या जो हम फंजीसाइड डालते हैं, क्योंकि ऐसे समय फंगस बहुत लगता है बारिश के समय में, तो उसका असर हो और हमारा पेड़ तंदुरुस्त हो, अधिक से अधिक फल दे और अधिक से अधिक उत्पादन करे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस समय रखरखाव करें, उसकी कटिंग करें हम प्रॉपर, उसकी जिसको हम प्रोनिंग बोलते हैं, प्रोनिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। जो अनावश्यक शाखाएं बढ़ गई हैं, जिन शाखाओं का कोई महत्व नहीं है, उन शाखाओं को काट दें, एक मुख्य शाखा बनाकर चलें। तो हम स्केटियर के माध्यम से जो कटाई करते हैं उसको तिरछा काटना चाहिए, हमको सीधा नहीं काटना चाहिए। अगर हम सीधा काट देंगे तो उसकी ओर पानी का ठहराव हो जाएगा, तिरछा काटेंगे तो पानी उस पर रुक नहीं पाएगा। हमको इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे भी कर देना चाहिए, जिससे कि जहाँ से हमने कटाई करी है वहाँ से कोई रोग उस पौधे में प्रवेश नहीं कर पाए। तब कहीं जाके आने वाले समय में हमारा जो पौधा है वो एक अच्छे, सुंदर और मजबूत वृक्ष का रूप लेता है, जिसमें फलों की मात्रा भी अच्छी होती है। बारिश के दिनों में जो मुख्य समस्याएं आती हैं उनमें हमारे लिए छोटे जो कीड़े हैं वो पेड़ों को काफ़ी नुकसान करते हैं। बात करते हैं फल बागों में कीटों की, तो हापर कीट का प्रकोप इस समय होता है। यह कीट मुलायम पत्तियों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथेट 30 इसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। नीम तेल का स्प्रे करते हैं और नीम ऑयल जो है उसको भी हम कोशिश करते हैं हम अपने घर पे ही बनाते हैं अपने संसाधनों से, और उसमें कभी कभी धतूरा और बेशरम की पत्तियों को भी मिला के उबालते हैं और इसके बाद हम इसमें लगभग 5 से 7 लीटर नीम तेल में हमारा पूरा ये 4-5 एकड़ का जो खेत है ये पूरा हो जाता है। और इसके साथ जो रोग हैं, कुछ वायरल रोग भी आते हैं पौधों में ऐसे समय में, तो हम मैंकोजेब वगैरह इसमें डालते हैं, कार्बनडाजीन भी डाल देते हैं। सफेद चूड़ी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोग, यदि मौसम बदलने वाला हो या बरसात हो रही हो तो यह रोग प्रायः देखने को मिलता है। इस रोग के प्रभाव से रोगग्रस्त भाग सफेद दिखाई देता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही पौधों पर 5% गंधक के घोल का छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त 500 लीटर पानी में 250 ग्राम केराथिन घोलकर छिड़काव करने से भी रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और कोशिश करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन नहीं हो, तो उसके लिए हम जो थाले हैं उसके चारों तरफ पाउडर डालते हैं, जिससे कि किसी तरीके के और दूसरी चींटी या और रोग उनके पास तक नहीं आ पाएँ। बहुत ज़रूरी है कि फलों का उत्पादन हो, अच्छे अच्छे फल हमारे समाज में आएँ और आपके फल उद्यानों के माध्यम से आपकी आर्थिक उन्नति भी हो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। Largest news network. जो सिविल लाइन पुलिस ने की कार्रवाई।
खंडवा में भाई को राखी बांधकर लौटी पत्नी पर पति ने किया जानलेवा हमला। गंभीर हालत में पड़ोसियों ने अस्पताल में कराया भर्ती। स्टील प्लांट में फिर हुआ हादसा। ब्लास्ट फर्नेस में हुआ केवल ब्लास्ट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बलरामपुर शहर के सरनाडी चौक पर कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मनेंद्रगढ़ के केलहारी वन परिक्षेत्र में 11 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली अपने प्रदेश में दिनों दिन सिंचाई जल की कमी होती जा रही है, इसीलिए पशुपालन पर काफी जोर दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी हो जाता है कि पशुओं के आहार के लिए कम पानी में उगने वाले चारे की फसल उगाई जाए, जिसमें नेपियर घास एक अच्छा विकल्प है। तो आप इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन कर खेत की तैयारी करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ भगवत प्रसाद पांद्रे। नेपियर घास एक बहुवर्षीय घास है जो कि आपको एक बार लगाना है और 5 से 7 साल तक आपको लगातार हरा चारा पाना है। तो ये एक बहुत कम लागत में अच्छी उपज और अच्छा जो आपको आउटपुट मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे किसान भाई अपने एक अतिरिक्त आय का भी साधन इसको बना सकते हैं। और इसकी जो वैरायटियाँ हैं, इसमें जो इक-3 है, मार्कर है, फ्रेंच है, युगांडा है, क्लोन 3 है, इस तरह से इसकी अनेक प्रजातियाँ आती हैं। लेकिन ये अपने यहाँ शहडोल के परिप्रेक्ष्य में इक-3 जो है बहुत सक्सेसफुल माना गया है। और इसको जो लगाने हैं कम से कम 3 से 4 महीने जो शूट है 3 से 4 महीने कम से कम हों और कम से कम यह 10 से 12 महीने पुराना ना भी हो। किसान भाइयों, अभी आपने नेपियर घास का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और तैयारी तथा उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में। इसका जो लगाने का तरीका है सिंपल, ये एक वेजिटेटिव पार्ट में भी लगता है, एक रूट स्लिप में भी लगता है। रूट स्लिप बहुत बहुआत में अच्छा से इसको लगाया जा सकता है। नेपियर घास लगाने के लिए आपको पहली जो प्रमुख चीज़ आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि ज़मीन, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने यहाँ ये किसी भी या फिर कहीं भी किसी भी प्रकार की मृदा में ये आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए का जो pH मान है 6 से 7 के बीच में रहे। साथ ही इसको जो ज़मीन की तैयारी है ना, भूमि प्रिपरेशन, जो भूमि प्रिपरेशन है कम से कम इसको 2-3 बार अच्छी से जुताई कर दें। मिट्टी को थोड़ा पलटनी जैसा वो करके बढ़िया भुरभुरा हो जाए, तो इस तरह से इसको ज़मीन को तैयार कर लें। देखिए किसान भाइयों, इसमें यदि इस नेपियर घास के प्रोडक्शन में, इसके उत्पादन में यदि खाद उर्वरक की बात करें तो अपना को NPK है 50-20-20 की मात्रा में इसको लेना है। नाइट्रोजन 50 किलो और अपना फास्फोरस पोटाश जो है 20-20 kg उसमें बेसल डोज में लेना है। किसान भाइयों, इनमें से फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा और नत्रजन की आधी मात्रा को रुपाई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नत्रजन की आधी मात्रा का प्रयोग नेपियर घास की कटाई के बाद करने पर हरे चारे का अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। यदि और इसका लगाने का जो टाइमिंग है प्री मानसून तो बहुत अच्छा माना गया है, उपयुक्त है, बिल्कुल बहुत अच्छा समय है। लेकिन आप उसको ऑफ सीजन में भी लगाते हैं तो आपके पास सिंचाई का साधन हो तो आप इसको कभी भी साल में कभी भी लगाया जा सकता है। ये
और तैयारी के बाद अपन क्या करें कि लगाना कैसे है इसको। रूट स्लिप है, ये 1-1 फीट की रूट स्लिप काट लें, जिसमें से कि एक रूट स्लिप जमीन के अंदर गड़ी रहे, एक गांठ कम से कम जमीन के अंदर हो और एक गांठ ऊपर हो, और उसका 1 मीटर मान लीजिए, 1-1 मीटर के अंतराल में पौधे से पौधे की दूरी 1-1 मीटर में आप इसको लगाएं। लाइन से लाइन भी 1 मीटर और अपने पौधे से पौधे जी, क्योंकि स्प्राउटिंग बहुत अधिक होता है, तो इसके आने वाले समय के लिए हिसाब से देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में ये 1-1 मीटर सफिशिएंट है। और जो सीधा लगाने का जो तरीका है वो 40 डिग्री में कम से कम हो, तिरछा हो, झुकी हो, जिससे कि उसमें स्प्राउटिंग जो है सीधे तरीके से आती जाएंगी। किसान भाइयों, नेपियर घास की फसल से हरे चारे का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ फसल की सिंचाई और सही समय पर चारे की कटाई पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आप इन कार्यों को करते समय सावधानी रखें। अब रही बात जो है इसकी निंदाई है, निंदाई 3 से 4 सप्ताह में कर देना चाहिए, जिससे कि गाजर घास है या कुछ लेंटाना है, ये इस तरह से कुछ खरपतवार जैसा आ जाते हैं, तो इन सबको बीच बीच में निकालते रहना चाहिए, जिससे कि उनका ग्रोथ जो है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा से होता रहेगा। जल प्रबंधन के लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वर्षा नहीं होती है तो आपको कम से कम शुरुआत दौरे में 3 से 4 सिंचाई आपको उसको थोड़ा सा नमी बनाए रखते हुए, ध्यान में रखते हुए यदि करते हैं तो ये अच्छा होगा, यदि बरसात नहीं होती है तो। और इसकी कटाई जो है हर 3-3 महीने में कटाई करते रहना चाहिए। उसको कम से कम ये जो है कि 2 फीट नीचे छोड़कर ही इसकी कटाई करते रहें, तो इससे कम से कम प्रोडक्शन 200 से 400 कुंटल उपज आपको निश्चित तौर पर मिलना तय है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सहजा, जिला रतलाम के किसान संगम बघेल ने। आप भेड़ बकरियों में फड़किया रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो संगम बघेल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाइयों राम राम। आज हम चर्चा करेंगे भेड़ बकरियों में होने वाले रोग की। किसान भाइयों, भेड़ बकरियों में फड़किया एक जीवाणु जनित बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम परफेंसिस के कारण होती है। ये जीवाणु सामान्यतः पशुओं के आंत में रहता है। ज्यादा चराई करने से ये बीमारी हर उम्र की भेड़ बकरियों में हो सकती है। इस बीमारी में भेड़ बकरियों के इलाज का समय भी नहीं मिल पाता है, जिस कारण पशु शीघ्र ही मर जाते हैं और पशुपालकों को समझ में ही नहीं आ पाता कि ये कौन सी बीमारी है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये रोग भेड़ बकरियों में ज़्यादा खाने पीने से होता है। जब फसल कटाई होती है उसके बाद में जो नई कोंपले खेतों में उगती है उनको खाने से पशुओं में सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स भेड़ों में पेट के अंदर हो जाता है, जिससे आफरा आता है और पशु कालग्रस्त हो जाता है। ये मुख्य रूप से पेट संबंधी बीमारी है। इसमें संक्रमण दर बहुत ज़्यादा है, मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, मृत्यु दर ज़्यादा है। भेड़ें शाम को पशुपालक घर पे लाता है और रात को मृत पाई जाती है और आफरा बहुत तीव्र गति से आता है। ये जो बीमारी है फड़किया जिसको बोलते हैं, इसमें चमड़ी फड़कने लग जाती है, बुखार आ जाता है और पशु जल्दी ही कालग्रस्त हो जाता है। किसान भाइयों, इस बीमारी में पशु अचानक सुस्त और कमजोर हो जाता है और पेट में दर्द के कारण पैर पटकने लगता है। इस बीमारी के कारण पशु का पेट भी फूल जाता है। इस तरह अगर आप इसका समय रहते इलाज नहीं करवाते हैं तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए आप पशुओं को अधिक प्रोटीन युक्त चारा कम मात्रा में खिलाएं।
पशुओं को दिए जाने वाले दाने चारे में अचानक कोई परिवर्तन न करें और फसल कटाई के बाद पशुओं को अधिक समय के लिए खेतों में चरने नहीं देना चाहिए ताकि पशु अत्यधिक चारा नहीं खा पाए। इस बीमारी का उपाय सबसे बढ़िया है, सरकार द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा नियमित रूप से इसका टीकाकरण किया जाता है। ये टीकाकरण साल में 2 बार दिसंबर जनवरी में और जून जुलाई में विभाग द्वारा लगाया जाता है, जिसमें 2.5 ml की डोज पशुओं की चमड़ी के अंदर लगाई जाती है, जिससे न केवल बचाव होता है बल्कि भेड़ बकरियों के शरीर का भी विकास होता है। इस रोग से बचाव हेतु यही सबसे बढ़िया उपाय है। इसमें टीकाकरण नियमित रूप से करवाते रहना चाहिए। इसका बीमारी आने पर सबसे बढ़िया उपाय है कि देसी उपाय की अपन बात करें तो मीठा सोडा तेल के अंदर थोड़ा पेट में दे दे तो आफरा वगैरह ये शांत हो जाता है और पशुओं की मृत्यु से बचाया जा सकता है। दूसरा, इसका निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करके इलाज भी किया जा सकता है समय रहते हैं। और ये बीमारी बहुत तीव्र गति से फैलती है, इसलिए अपने भेड़ों को, अपने बकरियों को नियमित रूप से इसका टीकाकरण करवाएं और इसका लाभ लें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म।